छठे सप्ताह के तीसरे लेक्चर में आपका स्वागत है। इसलिए अब तक हमने देखा है कि आप कपल सिस्टम के साथ शुरू कर सकते हैं, जैसे उदाहरण के लिए पार्टिकल का समूह जो एक साथ स्ट्रिंग से बंधे होते हैं और पार्टिकल एक दूसरे से समान दूरी पर रखा गया है, और यह लिमिट लेते हुए कि ये पार्टिकल एक दूसरे से निकट और निकट आते हैं, या हमने कहा कि उनके बीच की दूरी शून्य हो जाती है, और उस लिमिट में हमने एक परिचालन समीकरण प्राप्त किया है जिसे वेव समीकरण कहा जाता है। और हमने ऑसिलेटिंग स्ट्रिंग के छोटे से सेगमेंट पर विचार करके उसी समीकरण को फिर से प्राप्त किया। तो कुछ स्ट्रिंग है जो किसी भी कारण से ऑसिलेटिंग कर रही है, और आप स्ट्रिंग के छोटे से सेगमेंट पर विचार करते हैं कि स्ट्रिंग के उस छोटे से सेगमेंट पर किस तरह की बल काम करती हैं, और उससे हम गति का समीकरण प्राप्त करते हैं जिसे वेव समीकरण कहा जाता है। और महत्वपूर्ण इनपुट यह है कि हम अभी भी लघु एम्पलीट्यूड ऑसिलेशन पर विचार कर रहे हैं, इसलिए हम लघु एम्पलीट्यूड ऑसिलेशन को देखना जारी रखेंगे। फिर हम आगे बढ़ते हैं और इस वेव समीकरण के समाधान की ओर देख रहे हैं। इसलिए हमने देखा कि भौतिक रूप से यह वेव की तरह है जो या तो पॉजिटिव एक्स दिशा या ऋणात्मक एक्स दिशा में गति कर रही है। इसलिए ये दो संभावित प्रकार के समाधान हैं जो वेव इक्वेशन अंततः एक डायमेंशन में ले जाएंगे। इसलिए इन्हें प्रगामी वेव कहा जाता है क्योंकि वे केवल एक दिशा में प्रवाह करते रहते हैं। दूसरी ओर एक और वर्ग है जिसे आप इस प्रगामी वेव का इस्तेमाल करके निर्मित कर सकते हैं। मान लीजिए कि आप अंत में एक बाउंड्री लगाते हैं ताकि आपके द्वारा उत्पन्न वेव अनंत तक नहीं जा सकती, लेकिन किसी रिजिड वॉल से परावर्तित होने जाएगी। आप आसानी से दो दीवारों के बीच स्ट्रिंग बांधकर ऐसा कर सकते हैं और स्मॉल डिस्टर्बेंस पैदा कर सकते हैं। कहीं बीच में डिस्टर्बेंस एक दिशा में या यहां तक कि दोनों दिशाओं में गति कर सकती है। यह जाएगा और दीवार से टकराएगा। स्पष्ट रूप से इस तरह की स्मॉल डिस्टर्बेंस से हैवी वॉल में घुस नहीं सकती है, इसलिए यह परावर्तित हो जाएगी और शीघ्र ही आप देखेंगे कि आमतौर पर स्टैंडिंग वेव कहलाती हैं। उन्हें केवल इसलिए स्टैंडिंग कहा जाता है क्योंकि जब आप इसे देखते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि वेव वास्तव में नहीं चल रही हैं। इसलिए भौतिक रूप से आपको परिसीमाएं में दो छोरों पर स्टैंडिंग वेव बनाने की आवश्यकता है ताकि परावर्तित कंपोनेंट और वेव के आने वाले कंपोनेंट एक साथ अंततः स्टैंडिंग वेव पैटर्न की ओर ले जा सकते हैं। आज के लेक्चर में हम स्टैंडिंग वेव पैटर्न के बारे में देखेंगे, या इसका क्या मतलब है कि वेव स्टैंडिंग है। इसलिए जो समाधान लिखा है वह वास्तव में दो भागों से मिलकर बना है। यह पार्ट है जो प्लेन वेव है जो पॉजिटिव एक्स दिशा में गति कर रहा है, और दूसरा भाग यह है जहां इसकी प्लेन वेव फिर से है लेकिन इस दिशा में ऋणात्मक एक्स दिशा में गति कर रही है। इसलिए आप नहीं जानते कि आपकी वेव किस दिशा में गमन कर रही है। यदि आप आर्बिट्रेरी डिस्टर्बेंस करते हैं तो सामान्य तौर पर आप मान लेते हैं कि आपका वेव फॉर्म कुछ ऐसा है जो दोनों दिशाओं में यात्रा करता है। ए और बी दो एम्पलीट्यूड हैं, वे अनिर्दिष्ट बने रहेंगे। तो यह आपके वेव समीकरण के हल के रूप में आता है, और आप दो संभावित हल को सुपरपोस्ट करते हैं। अब अगला बिंदु बाउंड्री की स्थिति में रखना है, जिसे हमने कहा था कि स्टैंडिंग वेव बनाने के लिए आपको होना चाहिए। दो दीवारें हो सकती हैं जिनके बीच आप संभवतः अपनी स्ट्रिंग बांध सकते हैं और दूसरे शब्दों में डिस्टर्बेंस पैदा कर सकते हैं। इस विचार को व्यक्त करने का एक तरीका यह कहना है कि निश्चित रूप से स्ट्रिंग आपका माध्यम है जिसमें वेव ट्रेवल करने जा रही है, और इस बिंदु पर इस एक्स अक्ष
को x इक्वल 0 और x के इक्वल l पर कहते हैं। माध्यम में परिवर्तन होता है, इसलिए स्ट्रिंग अब अचानक हार्ड वॉल बन रही है। इसलिए यह x के इक्वल l और x के इक्वल 0 के इक्वल है। तो इसका मतलब है कि अगर आप अपनी स्ट्रिंग को इन दो स्थितियों पर बांधते हैं तो सामान्य बाउंड्री शर्तें लागू होंगी, जो कथन होगा कि पर x 0 के इक्वल आपका y जो कि विस्थापन है 0 होगा, और इसी तरह x इक्वल l विस्थापन 0 है। इसलिए हमारे पास यहाँ एक सामान्य हल है जो इस समीकरण द्वारा दिया गया है, और अब हम हल प्राप्त करना चाहते हैं जो इन दो बाउंड्री शर्तों को निरूपित करता है। इसलिए यदि हम पाते हैं कि हम समस्या का हल कर चुके हैं, तो अगला कदम स्पष्ट रूप से इस बाउंड्री की स्थिति को सामान्य हल में प्लग करना है जो हमारे पास है। तो चलिए पहली बाउंड्री कंडीशन से शुरू करते हैं, जो कि x 0 के इक्वल y 0 के इक्वल है। इसलिए अब मैं इन बाउंड्री कंडीशन को लागू करने जा रहा हूं। इसलिए यदि मैं कहूं कि x इक्वल 0 y इक्वल 0 है तो मुझे निम्नलिखित मिलेगा। तो 0 बराबर है इंटू ई पावर आई ओमेगा टी प्लस बी इंटू ई पावर आई ओमेगा टी, जिसे ए प्लस बी इंटू ई पावर आई ओमेगा टी के रूप में लिखा जा सकता है, और इसके लिए 0 के इक्वल होना चाहिए। यह ए प्लस बी है जिसे 0 पर जाना है, क्योंकि ई पावर आई ओमेगा टी के सभी ऑर्बिट्रेरी वैल्यू के लिए समान रूप से 0 के इक्वल नहीं है, जिसका अर्थ है कि इस समीकरण का अर्थ है कि ए प्लस बी 0 के इक्वल है, जिसका अर्थ है कि ए माइनस बी के इक्वल है। इसलिए दो एम्पलीट्यूड, सीधी जा रही वेव का एम्पलीट्यूड और दाईं ओर जाने वाली वेव का एम्पलीट्यूड मैग्नीट्यूड में इक्वल है, लेकिन साइन में विपरीत। यह बहुत आश्चर्यजनक नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह केवल हमें बताता है कि यदि आपके पास वेव है जो दाईं ओर जा रही है और राइट एंड पर हार्ड बाउंड्री है, जिसका अर्थ है कि आपके पास दीवार की तरह कुछ है और यह परावर्तित होने वाला है, वहां परावर्तन पर पाई का फेज परिवर्तन होता है। इसलिए यह अनिवार्य रूप से उस तथ्य का परावर्तन है जिसका अर्थ है कि अब हम इस स्थिति को अपने हल में शामिल कर सकते हैं। यह फिर से लिखा जा सकता है। निश्चित रूप से मैं ए को यहाँ रखना चाहिए। इसे निम्नलिखित तरीके से सरल बनाया जा सकता है, ए इंटू ई पावर में आई ओमेगा टी इंटू ई पावर माइनस आई के एक्स माइनस ई पावर आई के एक्स। अब अगला स्टेप कुछ हद तक स्पष्ट है। हम इसे 2 से विभाजित कर सकते हैं और 2 से गुणा कर सकते हैं, और यदि आप ऐसा करते हैं तो यह क्वांटिटी इस प्रकार लिखी जा सकती है, माइनस 2i इंटू ई पावर आई ओमेगा टी इंटू साइन के एक्स। तो यह मेरा हल है कि बाउंड्री कंडीशन का सम्मान करता है कि x 0 के इक्वल y 0 के इक्वल है, और यह स्पष्ट रूप से यहाँ आता है क्योंकि अगर मैं इस समीकरण में x को 0 के इक्वल रखता हूँ तो y वास्तव में इक्वल है 0, क्योंकि साइन के x उस स्थिति में 0 के इक्वल होगा। अब हमारे पास एक और बाउंड्री कंडीशन भी थी, पर x इक्वल l y भी
शून्य के इक्वल है। अब निश्चित रूप से एम्पलीट्यूड ए सामान्य रूप से शून्य के इक्वल नहीं है और e पावर i ओमेगा टी सामान्य रूप से शून्य के इक्वल नहीं है और 2i एक कांस्टेंट है। इसलिए एक ही तरीका है जिससे यह शून्य उत्पन्न कर सकता है यदि साइन के l शून्य के इक्वल है और यदि साइन के l इक्वल शून्य है तो यह मुझे निम्नलिखित कंडीशन देने वाला है, क्योंकि इसका मतलब यह होगा कि के एल एन पाई के इक्वल होना चाहिए और चूंकि ओमेगा अब एन पर निर्भर करता है, याद रखें कि ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है जो हमारे स्ट्रिंग के लिए नॉर्मल मोड फ्रीक्वेंसी अधिक सही है। तो यह इस इंटिजर एन पर निर्भर करता है, यह मुझे इंगित करने के लिए कि ओमेगा को सबस्क्रिप्ट ओमेगा एन और ओमेगा एन इंटू एल बटा सी से विभाजित किया जाए जो एन पाई के इक्वल होगा, और यह मुझे ओमेगा एन के लिए एक्सप्रेशन देता है जो कि एन पाई पाई को एल से विभाजित किया जाएगा। इसलिए ये इस समस्या के लिए नॉर्मल मोड फ्रीक्वेंसी हैं। इसलिए एक बात बहुत स्पष्ट है कि नॉर्मल मोड फ्रीक्वेंसी के आर्बिट्रेरी वैल्यू संभव नहीं हैं। इसलिए आपके पास कुछ मूल क्वांटिटी है जो कि पाई सी बटा एल और इंटिजर मल्टीपल द्वारा दी गई है जो इस स्टैंडिंग वेव के लिए पॉसिबल नॉर्मल मोड फ्रीक्वेंसी हैं। क्योंकि मेरे पास ओमेगा एन के लिए एक सप्रेशन है जो कि एन पाई सी बटा एल है, जहां सी वेव का फेज वेलोसिटी है, मैं इसे फ्रीक्वेंसी के संदर्भ में भी लिख सकता हूं, न कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी केवल फ्रीक्वेंसी के रूप में, तो वह होगा न्यू एन जो कि फ्रीक्वेंसी एन पाई सी बटा 2 पाई एल के इक्वल होगी जो कि एन सी बटा 2 एल होगा। और इसका उपयोग करके मैं वेवलेंथ का एक्सप्रेशन भी लिख सकता हूं, क्योंकि हम जानते हैं कि न्यू जो फ्रीक्वेंसी को वेवलेंथ से गुणा किया जाता है सी के इक्वल है वेव फेज वेलोसिटी का वेलोसिटी वेवलेंथ बस सी बटा न्यू के इक्वल होगा। इसलिए मैं यहां उस पैरामीटर को एक्सट्रैक्ट सकता हूं, तो सी बटा न्यू एन 2 एल बटा एन के इक्वल होगा और यह लैम्ब्डा एन के इक्वल होगा। इसलिए यह क्वांटिटी हमारे उद्देश्य के लिए फिर से बहुत महत्वपूर्ण और उपयोगी है। इसलिए हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी जानते हैं, हम फ्रीक्वेंसी जानते हैं और हम यह भी जानते हैं कि वेवलेंथ क्या है, जो दो रिजिड वॉल के बीच बंधे स्ट्रिंग की कुल लंबाई से है। आइए अब हम ऑसिलेशन के पैटर्न की कल्पना करें। क्योंकि हमने इन सभी परिणामों को एक साथ इकट्ठा किया है ताकि मैं आपके लिए दो दीवारों का यह चित्र बना सकूं, और यह x इक्वल 0 है और यह x इक्वल एल ओमेगा एन है, एन पाई सी बटा एल और लैम्ब्डा एन 2 एल बटा एन है। और चूंकि एन 1 के इक्वल है, मैं इसे यहां मिटा सकता हूं, इसलिए लैम्ब्डा एन 2 के इक्वल है एल और 2 एल हमारी कुल स्ट्रिंग लंबाई की लंबाई का दोगुना है जिस पर हम विचार कर रहे हैं, तो जिसका अर्थ है कि 0 और एल के बीच यह आधे वेवलेंथ के अनुरूप होना चाहिए। दूसरे शब्दों में लंबाई एल केवल आधी वेवलेंथ के इक्वल है। जब आप फंडामेंटल मोड को देख रहे हैं तो फिर यह उस चित्र को खींचने का संकेत है जो इस प्रकार के ऑसिलेशन के संगत होगा। इसलिए यह फंडामेंटल मोड के लिए पॉसिबल पैटर्न है या सिद्धांत रूप में एक मोड के इक्वल एन। आपके पास एक अन्य संभावना हो सकती है जो इसकी दर्पण प्रतिबिंब है। अब
अगले मोड पर पहले एक्साइटेड मोड या अगली उच्च फ्रीक्वेंसी पर चलते हैं। इसलिए इस मामले में मुझे इसे 2 ओमेगा के रूप में लिखना चाहिए, शायद मुझे इसे 1 ओमेगा के रूप में लिखना चाहिए था। मुझे यह करने दें कि यह 1 ओमेगा है और यह वास्तव में लैम्ब्डा 1 है। अब ओमेगा 2 इक्वल वो पाई सी बटा एल और लैम्ब्डा 2 बराबर एल के इक्वल होगा। इसलिए दो दीवारों के बीच स्थित स्ट्रिंग की पूरी लंबाई इस मोड में वेवलेंथ के इक्वल है। इसलिए मुझे इसे देखने में सक्षम होना चाहिए क्योंकि यह मध्य बिंदु है। इसी तरह मैं n के इक्वल 3 के लिए भी कर सकता हूँ। यहाँ ओमेगा 3 इक्वल 3 पाई सी बटा एल और लैम्ब्डा 3 इक्वल 2 एल बटा 3 होगा। इसलिए यदि लैम्ब्डा 3 2 एल बटा 3 के इक्वल है तो यह कहने के इक्वल है कि दोनों दीवारों के बीच की संपूर्ण लिंक 3 बटा 2 गुना वेवलेंथ या 1.5 गुना वेवलेंथ कर लिया जाएगा। इससे हमें यह पता चलता है कि इसे कैसे प्लॉट किया जाए। तो आइए हम इसे मोटे तौर पर 3 भागों में विभाजित करें ताकि आप देखते हैं कि इसमें कोई शून्य क्रॉसिंग नहीं है। दूसरी ओर आप देखते हैं कि यहाँ शून्य क्रॉसिंग है जो कि यह बिंदु है और यहाँ n के इक्वल 3 के मामले में 2 शून्य क्रॉसिंग हैं। इसलिए ये बिंदु जहाँ शून्य क्रॉसिंग हैं उन्हें नोड कहा जाता है। और ये बिंदु जहाँ एम्पलीट्यूड अधिकतम है इस वाले के साथ, इसलिए इसे एंटी नोड कहा जाएगा। इसलिए आप देख सकते हैं कि वृद्धि हो रही है आपके विशेष मोड में इन और नोड की संख्या के बीच एक बहुत स्पष्ट संबंध है और आप यह भी देखेंगे कि जो कुछ भी मैंने 1 2 और 3 के इक्वल n खींचा है सभी मामलों में x के इक्वल 0 और x पर l y के इक्वल 0 है, जो बाउंड्री कंडीशन है जिसकी हमने मांग की थी और जो समाधान हमें मिल रहे हैं वे उन बाउंड्री कंडीशन से सटीक रूप से संबंधित हैं। अब हम अंतिम हल लिख सकते हैं, इसलिए मैंने वह लिखा है जो हमने पहले प्राप्त किया था कि एक्स टी का y माइनस 2 i टाइम्स के इक्वल है एम्पलीट्यूड है इंटू ई पावर i ओमेगा टी साइन के x के इक्वल है। अब हम इसे और अधिक स्पष्ट रूप में लिखते हैं। तो अब मेरा हल मुझे बताएगा कि मैं nth सामान्य मोड के लिए हल लिख रहा हूं। इसलिए x का y इन कॉमा t, इसलिए इन यहाँ एक इंटिजर है जो नॉर्मल मोड इंडेक्स होगा। तो इसमें ये एम्पलीट्यूड है जिसे केवल प्रारंभिक स्थिति से निर्धारित किया जा सकता है। ओमेगा इन नॉर्मल मोड फ्रीक्वेंसी में है। यह स्टैंडिंग वेव समस्या का संपूर्ण हल प्रदान करता है। इसलिए यदि आप इसके बारे में सावधान हैं तो आप देखेंगे कि एम्पलीट्यूड में आई है और ऐसा लगता है कि इसमें कुछ काल्पनिक हिस्सा है, लेकिन इसे ई पावर आई ओमेगा टी टर्म में फेज के रूप में अवशोषित किया जा सकता है। तो यह वास्तव में कोई समस्या नहीं है। इसलिए यदि आप वास्तव में स्टैंडिंग वेव के विशिष्ट मामले को देखते हैं जहां आप कुछ प्रारंभिक स्थितियों में डालते हैं तो इन सभी का समाधान हो जाएगा। और मैं आपको पैटर्न की वृद्धि की इस तस्वीर के साथ छोड़ना चाहता हूं जो स्टैंडिंग वेव पैदा करती हैं। जैसे आप मोड नंबर बदलते हैं